नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य दृष्टि इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। साथ ही अंधेर नगरी नामक जो नाटक है या फिर प्रहसन है उसका कथा वस्तु के माध्यम से हम लोग इसका मूल्यांकन भी कर लेंगे। साथ ही अंधेर नगरी नामक जो नाटक है इसमें वर्णित तत्कालीन समाज को भी हम लोग देख लेंगे। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु की नाट्य दृष्टि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। साथ ही अगर अंधेर नगरी नाटक का मूल्यांकन इस नाम से भी आप देखेंगे बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बेटर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आगे अगर आप अंधेर नगरी से संबंधित कोई दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना चाहें तो उसके लिए भी एक आपके लिए ये आधारशिला का काम कर सकता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य संबंधी दृष्टि। हिंदी साहित्य में नाटक को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। संस्कृत साहित्य में नाटक पहले से ही स्थापित था, किंतु हिंदी में सशक्त नाटकों की रचना भारतेंदु के समय से ही प्रारंभ हुआ। अर्थात क्या है, संस्कृत का जो नाटक लिखने का जो विरासत है वो काफ़ी प्राचीन है। आप कालिदास का नाम जानते होंगे, है ना, वो बहुत पहले ही नाटकों की रचना कर चुके हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र का नाम आप सुने ही होंगे, जो क्या है कि नाटक का जो क्या क्या गुण होना चाहिए उस बारे में उसने विशद वर्णन किया है ना। तो हिंदी में नाटक को स्थापित करने का श्रेय भारतेंदु को ही जाता है। भारतेंदु की अपने संपूर्ण साहित्य रचना लोक चेतना, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय जागरण से संबंधित है। नाटक लेखन भी इसी से संबंधित है। उनका उद्देश्य था कि लोग समय के ज़रूरत को समझें ताकि नाटकों का सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय चेतना जगाई जा सके। आप जानते हैं जो भारतेंदु का जो जन्म हुआ था वो 1850 के आसपास हुआ था, और जब 1857 की क्रांति हुई उस समय वे सिर्फ 7 वर्ष के थे, है ना। तो उसके बाद की जो परिस्थितियां है भारत के, है ना, अंदर, तो उसको इन्होंने भली भांति देखा, जाना, समझा, है ना। पहले जो उनको विश्वास था कि जो अंग्रेज है वो शायद भारतीयों का भला करे, ये भ्रम भी उनका टूट गया और वे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय देश के लोगों को जगाना या फिर कह सकते हैं कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को भरना, यही मुख्य कार्य था जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी सफल रहे। साथ ही वे हिंदी साहित्य को भी आधुनिक, श्रेष्ठ और समृद्ध बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंदोलनकारी प्रयास किए। भारतेंदु के नाटक लेखन में जो प्रगतिशीलता और क्रांतिकारी स्वर दिखता है उसने प्रेमचंद को भी बहुत प्रभावित किया। भारतेंदु ने नाटक लिखने के साथ साथ अभिनेता, समीक्षक, रंगकर्मी और निर्देशक की भूमिका भी निभाई, है ना। अर्थात वो एक अच्छे अभिनेता भी थे, समीक्षक भी थे, है ना। तो अर्थात क्या बोल सकते हैं कि ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्होंने रंगमंच के विकास हेतु कविता वर्धिनी सभा, रीडिंग क्लब, काशी नेशनल थिएटर आदि के निर्माण के साथ ही अनेक नाट्य मंडलियां भी स्थापित की। नाट्य रचना को कलात्मक और
लोक अभिरुचि युक्त बनाने के लिए नाटक रचने के साथ साथ नाटक संबंधी लेख लिखकर नाटक संबंधी विचारों को भी सुस्पष्ट किया। 1883 में ये विचार नाटक नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किए गए। उन्होंने नाटक के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करने के लिए नाट्य शास्त्र है ना, जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना, तो नाट्य शास्त्र या फिर कह सकते हैं साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, तो इन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाया। इस पुस्तक के लेखन का उद्देश्य नए नाटककारों की सहायता करना था। आधुनिक नाटकों की विशेषताओं, सही नाट्य पद्धति आदि पर भी पुस्तक में विचार प्रस्तुत किए गए। अर्थात वे जो नए नाटककार थे उसको भी क्या करना चाहते थे, प्रोत्साहित करना चाहते थे। जो आधारभूत जानकारी है इसके बारे में वो देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नाटक नामक पुस्तक को लिखे। आधुनिक हिंदी नाटकों की परंपरा को उन्होंने पश्चिमी और बंगला नाटकों के प्रभाव से भी जोड़ा। उस प्राचीन संस्कृत नाट्य परंपरा की उपयोगिता को न तो वे अस्वीकार कर पाए और न ही पूर्णतः अनुकरण कर पाए, क्योंकि वे प्राचीन के साथ आधुनिक को अपनाने के पक्ष में थे। परंतु उन्होंने आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार प्राचीन नाट्य परंपरा को अपनाने पर बल दिया और यथार्थ को प्राचीन और नवीन का विभाजक बिंदु माना। उनका मानना था कि बीते हुए को वर्तमान समाज स्वीकार नहीं करता, अतः यथार्थ लौकिक दृष्टि का समावेश कर सकता है, क्योंकि लोग दृश्य काव्य स्वाभाविक रचना को ही पसंद करते हैं। अतः नाटक में प्राचीन परंपराओं का उतना महत्व नहीं रहा। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य लेखन के लिए संस्कृत नाटक की लीक पर चलने के बजाय नवीन दृष्टि को अपनाया। वे प्राचीन को नवीन के आधार के रूप में स्वीकारते थे। नवीन नाट्य लेखन में उन्होंने श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार तथा देश वत्सलता जैसे 5 उद्देश्य माने। इन उद्देश्यों ने नाटक परंपरा को प्राचीन से नवीन की ओर मुड़ने का संकेत मान समाज संस्कार और देश वत्सलता के उद्देश्यों को सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए नाट्य लेखन में शामिल किया गया, जिससे सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सके, देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। यह कार्य लोगों में जागृति पैदा करके ही किया जा सकता है ना। तो लोगों को जगाने का कार्य ये अधिक महत्वपूर्ण है और इस दिशा में भारतेंदु ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने नाटकों जैसे भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा की रचना देश वत्सल के उद्देश्य से ही किया। ये नाटक बताते हैं कि लोग तत्कालीन परिस्थितियों को जानें तथा अपने देश और समाज की स्वतंत्रता और उन्नति में सहयोग दे सके। भारतेंदु ने हास्य व्यंग और मनोरंजन युक्त नाटकों की रचना को उपयुक्त बताया, क्योंकि हास्य व्यंग के साथ मनोरंजन द्वारा लोग खेल खेल में समस्या को प्रस्तुत कर देते हैं और उसका प्रभाव भी छोड़ते हैं। जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने नाटकों में स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया, मुहावरे, लय ताल, लोक संस्कृति, आचार आदि को भी शामिल किया। प्रेम जोगिनी और अंधेर नगरी में इसे भली भांति देखा जा सकता है। भारतेंदु के नाटकों में उद्देश्य आवश्यकता, शिल्प, रंगमंचीयता थोपे हुए न लगकर स्वाभाविक से उसका अंग बन जाते हैं। अब हम लोग देख लेंगे अंधेर नगरी की जो रचना किए हैं, है ना, तो
उसका क्या सारांश है या क्या कथा वस्तु है, अर्थात उस समय का जो समाज था उस बारे में क्या कहना चाहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं ये अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है ना, लेकिन इसको बाद में नाटक की श्रेणी में भी गिना गया, है ना। छोटा सा एक प्रहसन है 17-18 पेज का, जो कि आगे चलकर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, है ना। तो क्या है इसका कथा वस्तु, इसको हम लोग जान लेते हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु का 6 दृश्यों वाला 18-19 पृष्ठों का छोटे आकार का एक प्रहसन है। इस छोटे आकार वाली रचना में समाज का समग्र चित्र पूरे ब्यौरे के साथ तो प्रस्तुत करने के लिए कोई अवकाश नहीं था, अतः लेखक ने अपने युग में समाज की कुरीतियों और विकृतियों का, सांस्कृतिक विघटन का, आर्थिक दुर्दशा एवं धर्म के क्षेत्र में फैले पाखंड, आडंबर, निष्क्रियता और पोंगेपन के संकेत मात्र दिए हैं। ये संकेत इतने सशक्त और प्रभावशाली हैं कि पाठक दर्शक को उस युग की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है और यह भी पता लग जाता है कि लेखक की सामाजिक चेतना कितनी प्रबुद्ध, तीव्र और सामयिक जीवन से जुड़ी हुई थी। उस समय छुआछूत और जातिवाद हिंदू समाज में घून की तरह लगकर उसे खोखला कर रहा था। इसका संकेत भी भारतेंदु ने दिया है। अंधेर नगरी का हलवाई इसका खुलासा करता हुआ कहता है कि ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, अर्थात जब हलवाइयों के ही 36 कौमें हैं तो शेष समाज में जाति भेद कितना व्यापक होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वैसे ही ब्राह्मण और वैश्य जातियों के दोषों की तो अच्छी खासी खबर भी ली गई। ब्राह्मण अपने कथन से टका धर्म वाले के दोषों का पर्दाफाश करता है। कहते हैं, जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी एवं धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहो व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते से हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनाए। अर्थात वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बड़ाई सब टके शेर, है ना। इस कथन से उस समय के लोगों के चरित्र का अधपतन दिखाया गया है कि वे लोग धन के लिए बड़े से बड़ा अधर्म और पाप कर्म करने को प्रस्तुत रहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण के माध्यम से भारतेंदु ने अपने युग के कटु यथार्थ को रूपायित किया है। बनियों तथा महाजनों के दोषों को उजागर करते हुए पाचक चूरन वाला कहता है, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनकी आकिल अजीरन रोग। अर्थात व्यापार, व्यवसाय करना तथा महाजनी करके ऋण के बदले गरीब जनता का शोषण करना वैश्यों का सामान्य व्यवहार बना हुआ था, है ना। सामान्य बुद्धि या कभी कभी तो मूर्ख अशिक्षित होते हुए भी ये लोग केवल धन के बल पर असहाय, दीनहीन, गरीब जनता का शोषण करते हैं। उनके रक्त पसीने से कमाई छोटी छोटी धनराशि को हड़प कर जाते हैं और बेईमानी से अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ये सारी बातें केवल 2 पंक्तियों में कहकर लेखक एक और इन लोगों की काली करतूत बताता है, तो दूसरी ओर महाजनी सभ्यता के विरुद्ध चेतना भी जगाता है। नगरों में विशेषतः भारतेंदु की नगरी बनारस में वैश्यावृत्ति खुलेआम चलती थी। केवल इतना ही नहीं,
वेश्यागमन अभिजात्य होने का लक्षण माना जाता था और इसके कारण सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे थे। लेखक ने इस कुप्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। बाजारों में चक्कर लगाने वाले, युवतियों पर कुदृष्टि डालने वाले, भोली भाली रूपवती स्त्रियों को जाल में फंसाने वाले युवकों की भी कमी नहीं थी। वैसे ही छबीली युवतियां भी ऐसे नवयुवकों की ताक में रहती थी और अपने रूप यौवन से आकृष्ट कर उन्हें उल्लू बनाती थी। भारतेंदु की दृष्टि से पत्रकार और समाचार पत्रों के संपादक भी नहीं बचे हैं। उनके बारे में कहते हैं कि चूरन खाए एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, है ना। तो देश की आर्थिक विपन्नता भारतेंदु के लिए सर्वाधिक पीड़ा और चिंता की विषय थी और वह उसके मूल कारण अंग्रेजी शासन, उनकी अर्थनीति, शोषण वृत्ति से भी परिचित थे। स्वदेशी का नारा पहली बार गांधी जी ने नहीं, भारतेंदु ने ही लगाया था। भारतीयों में विदेशी माल, विदेशों में बनी वस्तुओं के प्रति ललक उस समय बढ़ रही थी, है ना। उधर अंग्रेज टैक्स पर टैक्स लगाकर भारतीय जनता की आर्थिक शक्ति को, उसके उद्योग धंधों, कृषि तक को बर्बाद कर रहा था। अंधेर नगरी के दूसरे दृश्य में घासीराम इसी ओर संकेत करता है, सोचने और कुछ करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक क्षेत्र की स्थिति भी कम शोचनीय नहीं थी। तथाकथित साधु संत वनों में तपस्या साधना करने के बजाय कंधे पर झोली और हाथ में कमंडल लिए गली गली भिक्षा मांगते घूमते रहते थे। भगवान के नाम पर भोग के लिए अच्छे से अच्छे पौष्टिक स्वादिष्ट मेवा मिठाई जुटाना, पेट भर खाना, डकार लेना, सोना और दुनिया दिखावे को भजन कीर्तन करना उनका पेशा हो गया था, है ना। तो अंधेर नगरी का महंत और उसका शिष्य गोवर्धन दास भी यही करते हैं। गोवर्धन दास को विश्वास है कि नगर के लोग मालदार हैं, अतः भिक्षा अच्छी ही मिलेगी। इस प्रकार नाटककार ने इन गुरु शिष्यों का आचरण दिखाकर बताया है कि भिक्षा पाने को ये अपना अधिकार समझते हैं। गोवर्धन दास भिक्षा में 7 पैसे पाकर सादा भोजन नहीं करता, 3.5 सेर मिठाई तुलवाता है, पहले स्वयं खाता है और फिर अपने गुरु तथा गुरु भाई को भी ले जाकर देता है ना। वो मिठाई के लोभ से गुरु के कहने पर भी नगर नहीं छोड़ता। वैसे ही ब्राह्मण समाज उस समय क्या माना जाता था, समाज का सिर माना जाता था और उनका कार्य था अन्यों का मार्गदर्शन करना ताकि समाज में न्याय, पुण्य, सुख, शांति बनी रहे। पर भारतेंदु युग में ये लोग आत्मकेंद्रित, स्वार्थी तथा जनता के सुख दुख से उदासीन हो गए थे। सामान्य जन ही नहीं, स्वयं को अभिजात्य और समाज में ऊंची स्थिति वाले लोग भी अंधविश्वासों में फंसे थे। नाटक का अंतिम दृश्य इसका प्रमाण है। महंत के यह कहने पर कि इस साहित्य में जो भी मरेगा बैकुंठ जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, जो महंत का शिष्य, उसे क्या है, गलत आरोप में फंसा दिया जाता है और उसको फांसी दी जानी होती है। अब अपने शिष्य को बचाने के लिए महंत जाके एक बहाना बनाता है कि अभी का जो मुहूर्त है ये बहुत अच्छा है और इस मुहूर्त में जो भी मरेगा वो सीधे बैकुंठ में जाएगा। फिर क्या था, मंत्री, कोतवाल, राजा सब फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ करते हैं, है ना। और अंत में जो राजा वही क्या करते हैं, फांसी में लटक जाते हैं, है ना। इसीलिए तो कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। तो ये अंधेर नगरी वस्तुतः प्रतीक है
उस विवेक शून्य जनता का शासन व्यवस्था एवं मूल्यहीनता का जिसके पंख में तत्कालीन भारत फंसा था, जहाँ पाप पुण्य, सत असत, है ना, सदाचार दुराचार, अपराधी निरपराधी में कोई भेद नहीं था। शासन की लाठी सबको हाँकती थी। महंत का कथन देखने से और स्पष्ट होगा। सेठ सेठ सब एक से, जहाँ कपूर कपास, कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक। इंद्रायण दाड़िम विषम, जहाँ ना नेकु विवेक। अंधेर नगरी में राजनीतिक चेतना भी कम नहीं है, किंतु मुख्यतः ये जो प्रहसन है ये सामाजिक चेतना से ही संबंधित है और उसका उद्देश्य तत्कालीन जो समाज की जो कुरीतियां है उसे मुक्त होने का क्या उपदेश देना था या समाज को उद्बोधन करना था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।